चल देखिए यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं अब 141 क्वेश्चन से नीट 2025 के जो क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे 141 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले की 3 वीडियो बन चुकी हैं जिसमें 20 और 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं अब फिग फ्रूट जो है नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है एज इट हैज एनक्लोज्ड फिग वेस्ट इन इट। फॉल्स हो ही नहीं सकता है। क्या वेस्ट उसके अंदर होते हैं इसलिए ये नॉन वेजिटेरियन फूड है? वास्प हो सकते हैं बट नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकते। इसके अलावा दूसरी बात कह रहे हैं फिग वास्प जो है एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एज फिग वास्प कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट एंड फिग फ्रूट गेट पॉलिनेटेड बाय वास्प। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आइए जरा इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें आपको फिग फ्रूट दिख रहा है, उसमें ये छोटे छोटे वास्प दिख रहे हैं, ये वास्प यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका जो फ्लावर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहां से मेल फ्लावर ऊपर होता है, फीमेल फ्लावर नीचे होता है, गर्ल फ्लावर इधर होते हैं। गर्ल फ्लावर यानी न्यूट्रल फ्लावर। जब जो वास्प है इस वास्प को अंडे देना होते हैं तो ये इस फिग के फ्लावर में अंदर जाता है। जब फ्लावर में जाएगा तो मेल पार्ट ये है, यहां से पॉलन ग्रेन्स के लग जाएंगे, ये नीचे तक जाएगा अंडे देने के लिए, तो फीमेल पार्ट पे जाके ये अंडे दे देगा। समझ में आई बात या नहीं? तो ये फीमेल पार्ट पे जाके अंडे देगा तो वहां पे क्या हुआ कि जब पॉलन ग्रेन फीमेल तक आ गए तो ट्रांसफर हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब अंडे देने के बाद वो तो उड़ गया, लेकिन जो अंडे थे उससे निकलेंगे लार्वा। पॉलिनेशन के बाद यहां बन जाएंगे सीड, तो लार्वा जो है वो उन डेवलपिंग सीड को खाएंगे पिएंगे और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आई? तो इसमें फायदा क्या हुआ? दोनों को फायदा हो गया। क्या फायदा था? फिग को क्या फायदा था? फिग को ये फायदा था कि उसमें पॉलिनेशन हो गया और उसमें सीड बन गए। और वास्प को क्या फायदा था कि उसे प्रोटेक्टेड जगह मिल गई, शेल्टर मिल गया और एग लेइंग हो गई और उसके लार्वा को फीडिंग के लिए खाना भी मिल गया यहीं। समझ में आई बात या नहीं? तो इस तरह से इस रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और एनसीईआरटी में कुछ फिग और वास्प के बारे में यहाँ दिया हुआ है, वो जो लाइन है उसको हमने कट करके यहाँ रखा है। देखिए in many species of fig trees there is a tight 1-to-1 relationship with pollinator species of wasp. 1-to-1 relationship है। It means that it gives fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition. फीमेल वास्प जो है वो सिर्फ ओविपोजिशन यानी अंडे देने के लिए ही नहीं फ्रूट को यूज कर रही है, बट यूजेस द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट नरिशिंग इट्स लार्वा। लार्वा को भी क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग ऑफ सुटेबल एग लेइंग साइट। जब एग लेइंग की साइट सर्च कर रही तो वहां पे उसने पॉलिनेशन कर दिया। इन टर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन ऑफ फिग सब क्या हुआ? डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर डेवलपिंग वास्प लार्वा। वास्प के लार्वा को मिल गया। ये समझ में आई बात या नहीं? तो अब इसका आंसर क्या जाएगा बताइए? आंसर इसका क्या जाएगा? 141 का आंसर क्या जाएगा? सेकंड करेक्ट, फर्स्ट सेकंड वाला। तो पहला वाला तो आपका इनकरेक्ट लग रहा है, यस सर, है ना? और दूसरा वाला पूरा सही है, म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो आंसर क्या जा रहा है? सेकंड होगा सर। सेकंड। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट है और सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है? यस सर। 141 का फिर 4 है, दोनों करेक्ट इनकरेक्ट है। दोनों इनकरेक्ट हैं। एक मिनट, कह रहा है फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप। सही है। फिग वास्प कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट। कंप्लीट कहां कर रहा है लाइफ साइकिल को? एक मिनट, ये तो सिर्फ पल रहा है, वहां पे अंडे मिल रहे हैं, तो कंप्लीट नहीं कर रहा है लाइफ साइकिल को। यहां पे लाइन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है। नरिशिंग हो रही है, सिर्फ लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है? नरिशिंग हो रही है। ठीक है, लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो वो ये बात भी गलत है कि लाइफ साइकिल को नहीं कर रहा है। तो ये दोनों ही बातें हो गई इसकी इनकरेक्ट। क्लियर है? यस सर। तो आंसर जाएगा 4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 142 क्वेश्चन नंबर 142। The cell of tapetum for this dense cytoplasm generally have more than one nucleus. बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं
असर्शन रीजन है, असर्शन ये है कि सेल्स ऑफ टैपेटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। बिल्कुल सही बात। जो टैपेटम होता है, टैपेटम कहाँ होता है, ये कहाँ की बात हो रही है? टैपेटम ये माइक्रोस्पोरेंजिया की बात हो रही है। उसमें स्टिकी माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है आपकी, उसमें यहाँ 4 लेयर होती हैं, अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर टैपेटम, सॉरी मिडिल लेयर, और लास्ट की सबसे अंदर टैपेटम होती उसके है। नीचे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको स्पोरोजेनस टिश्यू मिलता है, यही स्पोरोजेनस टिश्यू से आपका माइक्रोस्पोर बनते हैं। न्यूक्लियस से करके कुछ पड़ा होता है? नहीं, उसके बीच में लेयर होती है कुछ नहीं। पानी लिक्विड टाइप। ना आप गलत जगह जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये बात तो अब देखिए क्या है, सही है या गलत, अभी एनसीईआरटी की लाइन आपको दिखाएंगे। वैसे तो ये सही है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell। ये बात सही है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। ठीक, दोनों बातें सही है। ये लिखा हुआ आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसफर सेक्शन, तो हमने आपको बताया सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और अंदर सबसे अंदर कौन सी होगी? टैपेटम। आउटर 3 वॉल जो है वो परफॉर्म करती है प्रोटेक्शन के लिए, और टैपेटम जो होती है, इनर मोस्ट लेयर टैपेटम है, ये नरिश करेगी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। बात सही है। ऊपर अभी असर्शन रीजन में यही बातें तो हुई। कह रहा है द सेल्स ऑफ टैपेटम possess dense cytoplasm generally have more than one nucleus। ये बात बिल्कुल सही है। सही है। When the young anther when the anther is young, the group of compactly arranged homologous cells, sporogenous tissue होते हैं, occupies center of each microsporangium। हमने बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, उसमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो कौन सी है? एपिडर्मिस, फिर अंदर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और लास्टली हो गई टैपेटम। टैपेटम के अंदर जो यहाँ पे मिलेंगे वो क्या होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। ठीक है, जिन्हें हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू। पॉलन ग्रेन। और इसी में से कोई सेल जो है वो क्या बनेगी? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, या इन्हीं को हम कहते हैं पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ना कह के इसको हम कह देते हैं पॉलन मदर सेल, पीएमसी कह देते हैं। ठीक है, और इनमें मियोसिस होती है, और मियोसिस से बन जाते हैं टेट्राड, पॉलन टेट्राड कहलाता है, 1 से 4 पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, और ये मेल गैमेटोफाइट होते हैं। लेयर से चिपके ठीक है, ये कैलस नाम की लेयर है जो इसे चिपका है, कैलोस एंजाइम। अब ये 4 जो टेट्राड हैं उसके बारे में आगे बात होगी। पॉलन ग्रेन की अगर बात करी जाए तो एक पॉलन ग्रेन में एक्साइन और इंटाइन होता है। एक्साइन में ही यहाँ पे आपको जर्म पोर मिल जाए। 2 से लेके 5। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन की, और इंटाइन बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। अच्छा सर, ये बताइए जो इसमें जंप पोर होते हैं, 3, बस 3 ही होते हैं मैक्सिमम। वो आपको ज्यादातर में 3 देखने को मिलते हैं जंप पोर। ठीक है। ठीक, आइए आगे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? आंसर क्या होगा इसका? देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। असर्शन ये है कि टैपेटम की डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक, और इसका रीजन ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस हैं ज्यादा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं नरिशिंग की। ठीक है, क्या ये दोनों बातें सही है? बातें तो दोनों सही हैं। क्या ये असर्शन का सही रीजन है? क्या इस असर्शन का रीजन सही है? तो इसका आंसर क्या जा रहा है? इसका आंसर जा रहा है आपका ये। ठीक है, कि असर्शन सही और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों सही हैं। ठीक, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां आपके एक राइबोसोम की बात हो रही है। कह रहे हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। क्या ये सही है? बताइए। हाँ, यूकैरियोटिक 80S होते हैं, प्रोकैरियोटिक बिल्कुल सही बात है, 70S होते हैं। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60S। ये तो गलत बात लिखी हुई, एंड 40S, व्हाइल 70S की 50 और 30। ये सही लिखा हुआ है, 60-40 और 50-30। 2 subunits of 80S ribosome are 60-20। नहीं, गलत बात है। The 2 subunits of 80S ribosome are 60 and 30। 6-3। सर इसका थर्ड होगा, ABC सही है। तो क्या आंसर क्या है इसका? थर्ड, ABC सही है। ABC are सही, ट्रू। ये तो बात सही हो गई। आप देखिए
अब यहाँ पे एनसीईआरटी के थोड़े से पॉइंट है, आप समझ लीजिए। राइबोसोम के लिए उन्होंने दिया है एनसीईआरटी में, ये हमने कट करके आपके सामने रख दिया है। कह रहे राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल। किसने करा था? जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम्स के बारे में बात करी। आपको दो सब यूनिट दिख रही है, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। याद रखिए दो तरीके के होते हैं राइबोसोम्स। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, 80s और 70s। ठीक है, जरा समझिएगा, यहीं पे बात पकड़ लेते हैं थोड़ी सी। 80s की दो सब यूनिट बनी होती है 60-40। ठीक है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और इसका मतलब होता है कितनी देर में नीचे बैठ रहा है, और उसका यूनिट आती है 10⁻³ सेकंड। ठीक है, 70 का होती है 50 और 30 है। हाँ, 70 जो होता है वो होता है 50s और 30s, यानी स्मॉल सब यूनिट 30s की, लार्ज सब यूनिट 50s की, इसमें 40s और 60s। इसके अलावा हमने एक और बात बताई थी, अगर दो 80s को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 120s बनता है। ये भी पॉइंट पकड़ के रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? ये दो सब यूनिट्स है, एक दूसरे के ऊपर रहती है। स्मॉल सब यूनिट ये हो गई, लार्ज सब यूनिट ये हो गई, इन दोनों की। अब बात पकड़िए एक और, 80s राइबोसोम कहाँ मिलेगा? यूकैरियोट्स में मिलता है, और वो राइबोसोम जो है कहाँ मिलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए मिलेंगे या साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। लेकिन 70s राइबोसोम कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोट्स मिलता है, साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलता है। क्लियर है? तो ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इसके अलावा और कुछ बातें यहाँ दी नहीं है। ठीक, वो हमने आपको बता दिया। आते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया, थर्ड जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन्स हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए, हम आपको इससे पहले ही एंजाइम के बारे में बता चुके हैं, इसी 2025 के ही लेक्चर में हम आपको एंजाइम के बारे में सारी बातें बता चुके हैं जो सीरीज चल रही है। आप देखिए यहाँ पे एंजाइम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को एंजाइम होते हैं, एक एपो एंजाइम होते हैं, एक होते हैं होलो एंजाइम। जो होलो एंजाइम है ना, होलो एंजाइम में हमने आपको बताया कि दो पार्ट में जुड़ा हुआ होता है, होता है एपो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम ये इसका प्रोटीन पार्ट होता है। ये कैसा पार्ट होता है? ये प्रोटीन पार्ट होता है। और दूसरा होता है कोफैक्टर, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, अब कोफैक्टर भी तीन तरीके के हो सकते हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और आयंस। ठीक है, ठीक, तो कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और आयंस। तो कोएंजाइम को देखिए, आप समझा, एंजाइम जो है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम या तो प्रोटीन के प्योर बने हुए हैं या प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट के मिलके बने हुए हैं। जिसमें अगर प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट के मिलके बने हुए तो उन्हें कहते हैं एपो एंजाइम और कोफैक्टर। ध्यान से समझ लीजिए, रट लीजिए इसको, दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इसी पेपर में दो बार आया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिए। होलो एंजाइम कहलाएंगे, और कुछ एंजाइम जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं लेकिन वो एंजाइम होते हैं, जैसे 23SRRNA, इसे कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है, याद रखिएगा, पकड़ के रखिएगा इस बातों को। हो सकता है यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बने 2026 के वो यहां से बन जाए। तो कोएंजाइम क्या है? देखिए, कोएंजाइम आपके जो हैं, एंजाइम कंपोज्ड ऑफ सेवरल, ये तो सारी हो गई। ठीक, एपो एंजाइम हो गया, 3 काइंड हो गए इसमें, कोएंजाइम, मेटालिक ग्रुप और प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या होता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइटली यानी जो हल्के से टाइटली पैक हैं। ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? टाइटली बाउंडेड है एपो एंजाइम से। जैसे यहां पे दो नाम आ रहे हैं, पेरोक्सीडेज और कैटलेज, ये दो एंजाइम है। किसमें मिलेंगे आपको? पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीडेज और कैटलेज। इन ये कैटलाइज करते हैं आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। जब हमारी बॉडी के अंदर H2O2 बनता है तो H2O2 को H2O और O2 में तोड़ देते हैं। ठीक, और इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन है? वो है हीम। वो क्या है? हीम। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, हीम किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है? तो वो कैटलेज और पेरोक्सीडेज दो में से एक कोई भी होगा, तो वहां आंसर क्या जाएगा? कैटलेज जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम आपको अभी थोड़ा आगे बता देते हैं, समझा देते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप वो हो गए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो टाइटली पैक है एपो एंजाइम के साथ में, तेज मतलब कस के जुड़े हुए। और जो धीरे ढीले जुड़े हुए हैं उन्हें कहते हैं कोएंजाइम। उन्हें क्या कहते हैं? कोएंजाइम है, वो भी ऑर्गेनिक। लेकिन इसमें एग्जांपल आ जाएगा विटामिन नियासिन। ठीक है, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन। ठीक,
ये हो गया। इसके अलावा जिंक जो है वो कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक एंजाइम किसका, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो अब इसका आंसर क्या आएगा, हीम किसका है प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम कैटलेज और पेरोक्सिडेज का है, याद रखेंगे। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की बात नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज देखिए अभी वहां आ गया था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या देता है, जिंक। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या देता है, जिंक आ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। Which of which is the name of blood vessel carrying deoxygenated blood from the body to the heart in frog। देखिए बॉडी से फ्रॉग के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है? वेना केवा। आपने पढ़ा हुआ है कि आपका जो ब्लड होता है 4 चेंबर हार्ट में, आपके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ले जाती है। क्या ले जाती है, वेना केवा। और सेम यही चीज आपके किसमें मिलेगी, फ्रॉग में भी देखने को मिलेगी, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा ही होगी। ठीक है, वेना केवा। ठीक, तो वो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन ले जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ आपका जो हार्ट ये है, फ्रॉग का हार्ट ये होता है 3 चेंबर हार्ट होता है। ठीक है, नीचे डीऑक्सीजन मिल जाता है, यहाँ मिक्स हो जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चल आगे आते हैं। Given below are the stages in the life cycle of pteridophyte। भैया pteridophyte की लाइफ साइकिल जरा थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, pteridophyte जो होते हैं, हमने आपको कल ही बताया था, ब्रायोफाइट, pteridophyte, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो pteridophyte के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इसकी जरा से लाइफ साइकिल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया pteridophyte। आप अगर ब्रायोफाइट देख चुके हो, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे, यानी इससे पहले वाली वीडियो में जो L3 टाइप का लेक्चर है, लेक्चर 3 L3 हमने करके डाला हुआ है 23 डिस्कशन, उसमें हमने ब्रायोफाइट का पूरा डिस्कशन किया है कि कैसे उसका लाइफ साइकिल चलता है। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक, जिसे प्रोथैलस ही बोलते हैं। नहीं, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, यानी कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ मिल रहा है। ठीक है, ट्रू रूट नहीं, स्टेम लाइक, रूट लाइक, नहीं, टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ मिलेगा। ट्रायोप्टेरिस इसका है। अब जो लीफ होती है, लीफ के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ के ऊपर, हाँ, लीफ के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सोराई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोराई कह देते हैं। और ऐसी लीफ जिसके अंदर सोराई है, उस लीफ को कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोर भी है। अब ये जो सोराई हैं, इसके अंदर होती है स्पोरेंजिया। ठीक है, जिया कर देते हैं, यानी प्लूरल हो गया, यानी ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। ठीक है, ढेर सारे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम को क्या कहते हैं, सोराई। अब जो स्पोरेंजियम है, एक स्पोरेंजियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं, एन्युलस, यहाँ एन्युलस सेल्स होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं आपके क्या, स्पोर्स। क्या होता है बेटा, स्पोर्स। एनुलस सेल्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाँ, ये एनुलस सेल्स हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं। और यहाँ पे आपकी स्ट्रोमियम, हाँ, ये स्टोमियम होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये फटेगी और ये स्पोर्स बाहर निकल आएंगे। ये स्पोर्स जो हैं टेरिडोफाइट में दो तरीके के हो सकते हैं। कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो होमोस्पोरस कंडीशन रखते हैं, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन रखते हैं। उनके नाम हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है ड्रायोप्टेरिस की। किसकी हो रही है, ड्रायोप्टेरिस। ये होमोस्पोरस होता है। कैसा है ये, होमोस्पोरस। तो ये स्पोर्स डेवलप करेंगे आगे, और स्पोर्स डेवलप करके क्या बनाएंगे बेटा, प्रोथैलस। क्या बना देंगे, प्रोथैलस। ठीक है, हार्ट शेप होता है, ये फर्म प्रोथैलस कहलाता है। ठीक है, और ये कैसा होगा, हार्ट शेप होता है। और इस प्रोथैलस में राइजोइड्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड राइजोइड्स हैं। और इनमें यहाँ पे लगी होती है आर्चिगोनियम, और यहाँ होती है एंथ्रीडियम। तो आर्चिगोनियम हमारी फ्लास शेप, हाँ, ठीक है, वही जैसा ब्रायोफाइट में था। एंथ्रीडियम बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें बस नेक कैनाल सेल बदल जाते हैं, नंबर्स बदल जाते हैं, बाकी सब वही है। नेक कैनाल सेल, जैकेट लेयर बदल, हाँ, इसमें जैकेट लेयर ऊपर ही ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है। ठीक है, एंथ्रीडियम में एंथीरोजोइड्स क्या बनेंगे बेटा, एंथीरोजोइड्स। और ये एंथीरोजोइड्स होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी सीलिएटेड।
ठीक है, वहाँ पे बाई फ्लैजिलेटेड या मल्टीसीलिएटेड होते हैं। अब ये एंथेरोजोइट जब पानी मिलेगा तो उसके अंदर जाएंगे, फर्टिलाइज होंगे और फिर ये बना देगा स्पोरोफाइट। समझ में आई लाइफ साइकिल? आ गई। कोई दिक्कत? तो लाइफ साइकिल शुरू कहाँ से हुई बच्चा? आपने कहा स्पोरोफिटिक प्लांट था, प्लांट के अंदर स्पोरोफिल्स थे, सोराई बनी, स्पोरेंजिया थी, ये सब 2n कंडीशन बना रही है। और स्पोरेंजिया के अंदर जब स्पोर बनेंगे तो स्पोर होते हैं हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और इन स्पोर्स से बनेगा प्रोथेलस, वो कैसा है? हैप्लॉइड। और उस प्रोथेलस में क्या बनेगा? आर्थ्रिडियम आर्चिगोनियम कैसे हैं? हैप्लॉइड। उनके फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से नया प्लांट। वो सब क्या है? जाइगोट से जब शुरू होएगा बात तो जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड। जाइगोट कैसा हो गया बेटा? डिप्लॉइड। तो ये लाइफ साइकिल समझ में आ गया? यस सर, आ गया। टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? आइए, टेरिडोफाइट का अगर लाइफ साइकिल समझ में आ गया है तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें हैं, हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी से। जो इसमें लिखा हुआ है आपका, होमोस्पोरस कौन है, हेटेरोस्पोरस कौन है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो गया लेकिन आप समझिए। तो स्पोरोफिल्स हैं, ठीक, सिलेजिनेला हो गया, ये सारी चीजें हो गई। माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, माइक्रोस्पोरोफिल इन सिलेजिनेला एंड लार्ज मैक्रोस्पोरोफिल इन फर्न। तो सिलेजिनेला जो होता है वो कैसा है? हेटेरोस्पोरस टाइप का है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं सम स्पोरोफिल्स डिस्टिंक्ट होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबेलाई बनाती हैं, जैसे सिलेजिनेला और इक्विसेटम में स्ट्रोबेलाई मिलती है, जी, ठीक है। कोन या स्ट्रोबेलाई, आपको यही चीज आपको चल के आगे मिलेगी। कोन या स्ट्रोबेलाई किसमें मिलेगी? जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। स्पोरेंजिया में स्पोर बनेंगे कैसे? मियोसिस से। हमने बताया स्पोर हैप्लॉइड, स्पोरेंजिया डिप्लॉइड, तो मियोसिस तो होना ही है। फिर स्पोर जर्मिनेट करेंगे, क्या बनाएंगे? प्रोथेलस। प्रोथेलस बना दिया, वो कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, ठीक। और इस प्रोथेलस में क्या होता है? ये प्रोथेलस गैमेटोफाइट है, ठीक, बता दिया हमने आपको कैसा है? गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड है। इसके अंदर होंगी क्या? एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। उनमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एंथेरिडिया हो गई, आर्चिगोनिया हो गई, ठीक। वाटर कंडीशन इसमें भी रिक्वायर्ड होती है। एंथेरोजोइड्स फ्यूज करते हैं जाके वहां पे, और फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाएगा स्पोरोफाइट। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना दिया इसने, क्या? स्पोरोफाइट। अब यहीं से बात आती है अगली। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, सच स्पोर्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। Genera like Selaginella, Salvinia, which produce two kind of spores, macro और micro, known as heterospores. तो heterospores के एग्जांपल क्या हो गए? Selaginella और Salvinia. हम कहते हैं सर, हमने साल्विना कहीं पढ़ा है। ठीक। स्पोरस हमारा Megaspores and microspores germinate and give rise to male and female. अगर ये कंडीशन आएगी अलग अलग होंगे तो मेल फीमेल थैलस बनेंगे, ठीक है। और अगर दोनों होंगे एक से ही तो पूरा एक ही बन जाएगा, मेल फीमेल का एक साथ। और यही इसमें एवोल्यूशन की बात आती है। ये भी नीट का क्वेश्चन है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस within the female gametophyte. This event is precursor to the seed habitat considered an important step in evolution. ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट का ही क्वेश्चन है, शायद 2024 का क्वेश्चन है, ये लाइन आई थी कि सीड फॉर्मेशन के प्रिकर्सर कौन? हाँ, तो ये जाइगोट जो है वो आपका कहाँ है? यंग एम्ब्रियो किसके अंदर हो रहा है? टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट के अंदर हो रहा है, ठीक है, विद द फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब लाइफ साइकिल आप समझ गए, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक है। लाइफ साइकिल तो आप समझ ही गए हो। मियोसिस एंड सबसे पहले क्या होगा? और प्रोथेलस होगा। देखिए आपने कहा इसमें सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ एंजियोजोइड्स क्या ये होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस होगी नहीं। सबसे पहले आप 2n स्टेज को ढूंढिए। इसमें 2n स्टेज कहां है? डिप्लॉइड। स्पोर मदर सेल में आपकी मियोसिस होएगी, तो ये 2n कंडीशन से शुरू हो गई बात समझ में आई। बनेगा। फिर मियोसिस के बाद क्या होगा? प्रोथेलस। स्पोर बनेंगे, स्पोर से ये प्रोथेलस बन जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा जाएगा। इसके बाद प्रोथेलस के अंदर एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और उस एंथेरिडिया आर्चिगोनिया में फिर ट्रांसफर होंगे एंथेरोजोइड्स और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नहीं समझे बात? समझ बी आंसर बताओ। थर्ड वाला ई सी, थर्ड वाला बी ए डी ई सी, डी ई और सी, क्या ये सही है? यस सर, बी ए डी ई सी, यस सर, क्लियर है? यस सर। मजा आया? आ गया। बहुत इजी है यार, बायोलॉजी इजी है यार, क्या ही है इसमें। आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। कह रहे हैं ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्टेबल मार्कर्स। देखिए फिर आ गया बायोटेक्नोलॉजी का, और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हाँ, आपने पढ़ा है कि भाई साहब हमारे पास एक फॉरेन जीन होता है, उसको हम अपने प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में जोड़ लेते हैं। जब फॉरेन जीन यानी डिजायर्ड जीन को हम अपने प्लाज्मिड वेक्टर से जोड़ते हैं बेटा हरीश, क्या बनता है? इसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देते हैं। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसे आरडीएनए भी बोलते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं किसी होस्ट में। क्या करते हैं हम? किसी होस्ट में। और ये होस्ट कैसा होता है? कॉम्पिटेंट, उसको बनाया जाता है। हाँ, कॉम्पिटेंट बनाने के अलग अलग तरीके कौन से होते हैं? उसको पहले हीट करो, उसको पहले बर्फ में रखो, हीट करो। सबसे पहले तो आपका बाईवैलेंट आयन होता है, फिर हीट शॉक देते हैं, उसके अलावा जीन गन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे नेचुरल वेक्टर्स भी हैं, वो डालने वाले हैं। कौन है? माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, वही जीन गन हो गई। हीट शॉक हो गया, वो तो सब हो गया। इसके अलावा एक और है जो नेचुरल है, कौन है? एग्रोबैक्टीरियम, रेट्रोवायरस। ये नेचुरली इसको ट्रांसफर करा देंगे। समझ में आई बात या नहीं? अब ये सेल हमारी जब इसके अंदर चली गई तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई। नहीं समझे बात को? तो ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म के बीच डिफरेंस कैसे पता लगाएं? सेलेक्टेबल मार्कर। तब सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तब किसका यूज करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर्स का। बहुत ही तेजी से बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज आपकी हो गई, ठीक। ये किसने करा था ये काम? पहला स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। कब किया था? 1972 में। नहीं समझ में आई बात? अब जरा देखिए सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स या तो हम यहाँ पे ले लें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, ठीक है, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की, और इसके ऊपर लगाते हैं हम एंजाइम्स। वो कौन है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। या हम ले लें कलर वाला सेलेक्टेबल मार्कर, और कलर वाला क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ब्लू कलर की कॉलोनी। और बच्चा 91 क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन है उसमें रखा हुआ बेटा। देखो 91 क्वेश्चन को इससे रिलेट कर दिया इन्होंने, यानी कि ये कुछ पेपर बना नहीं पा रहे हैं नीट वाले, सिर्फ ऐसे ही घुमा फिरा रहे हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर आप लोगे, यहाँ पे अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कट कर दिया तो ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉलोनी जो बनेगी, ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी, वो कलर नहीं देगा, व्हाइट देगा। और अगर ये नहीं इसमें को कट किया है तो ब्लू कलर आएगा कॉलोनी में। समझ में आए? यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का कलर कैसा? ब्लू। यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का कलर कैसा? ब्लू। और रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट्स का कलर व्हाइट। समझ में आ गई बात? आ गई। आओ पकड़ो क्वेश्चन। स्टेटमेंट दे रहा है ब्लू कॉलोनीज जो है, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। बिल्कुल गलत। ब्लू कलर कहां आ रहा है भाई? हमारे व्हाइट कलर आता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट में आता है ब्लू कलर। तो ये कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन हो गया? नहीं भाई, ये तो गलत बात हो गई, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन प्लाज्मिड। सही बात है। आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत और दूसरा सही। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात सर। चल आगे आते हैं। कह रहे हैं which of the following microbe is not involved in the preparation of household product? ए और सी। भाई साहब आप जरा देखिए, इसमें हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में इसमें से कौन सा नहीं होता है? ठीक है, एस्परजिलस नाइजर, लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, या सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, या प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मेनाई। देखिए अब आप लोगों ने आपकी एनसीईआरटी पढ़ी है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा है, और उसमें ये हाउसहोल्ड प्रोडक्ट वाले आया है टॉपिक, और ये लिखा हुआ है। तो आप क्या बनाते हो? कुछ एंजाइम बनाते हो, कुछ अल्कोहल बनाते हो, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हो, ये सारी चीजें बनाते हो। तो एस्परजिलस नाइजर से क्या बनाते हो? सिट्रिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिटाई से क्या बनाते हो? एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से क्या बनाते हो? ब्यूटाइरिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस से क्या बनाते हो? लैक्टिक एसिड बनाते हो। पॉइंट पकड़ में आ गया या नहीं? इसके अलावा सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई जो होता है, ये आपको एथेनॉल बनाने में साथ बेकर्स ईस्ट चाहिए। तो ये यूनिसेलुलर फंगी है ना? हाँ, यूनिसेलुलर फंगस है ये आपका ईस्ट।
इसके अलावा आप इस कुछ बायोएक्टिव Clot मॉलिक्यूल buster है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आ चुका है, ये हार्ट अटैक से बचाएगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये क्या है, ये इम्यूनोरिप्रेसिव एजेंट की तरह वर्क करता है। कौन बनाता है? ये फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन्स जो होते हैं ये ईस्ट बनाता है, मोनिस्कस पर्प्यूरियस। इसका काम क्या होता है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह वर्क करता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में। समझ में आई बात या नहीं? अब ऊपर देखिए, हाउस होल्ड में कौन यूज होता है? हाउस होल्ड में यहाँ से आपके ये तो ऊपर वाले हो गए, ये वाले हाउस होल्ड के थे, ठीक। इसके अलावा इडली डोसा वाले भी हाउस होल्ड के थे। सर वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम तो नहीं करता, और जो ये भी हो गया कौन सा, एस्परजिलस नाइगर हो गया, एस्परजिलस नाइगर, ये तो आपका क्या बना रहा है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये बना भी रहा है, हाउस होल्ड में यूज नहीं होता है। ठीक है। सिट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस ये दही बनाएगा, कर्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ से तो आपका दही बन गया, और दही तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, हाँ। ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या बनता है? साइक्लोस्पोरिन ए बनता है, जो कि मेडिसिन में यूज होएगा, ठीक है। वो तो ये तो नहीं बना सकता, ठीक। इसके अलावा सैकेरोमाइसिस सेरेसियाई, बेकरी ये ईस्ट है, ये आपकी बेकरी में भी यूज होता है, ब्रेड में भी होता है, इडली डोसा बनाने में भी उसमें डालते और ये हैं। भी तो चीज बैक्टीरियम शर्मनाई, तो स्विस चीज आप बनाते हो, स्विस चीज और रॉकीफोर्ड चीज। तो स्विस चीज बनाने में ये होता है, जो बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, वो प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शर्मनाई है, ये आपका फंगस है ना। तो ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता है। तो तीन तो सही हो गए हैं। ए और सी नहीं होता, तो ए और सी है। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो आंसर क्या रहेगा इसका? है नॉट। तो आंसर पकड़ने वाला है किसमें से कौन नहीं होगा? तो ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक। ए और सी, 4 सी। आंसर क्या रहेगा इसका? 4। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। तो क्वेश्चन में नॉट इनवर्ड, ए और सी। बोलो, याद करने वाली चीजें हैं। रिवीजन बहुत तेजी से ऐसे ही होता है रिवीजन, ठीक है। अगर आपको आता है फिर आप नीट ऐसे ही क्रैक कर जाओगे सिर्फ रिवीजन से। अगले आते हैं जीन साइलेंसिंग स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tRNA, कॉम्प्लीमेंट्री tRNA, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री डबल एस या इनहिबिटरी। देखिए साहब, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सबसे पहले RNAi जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। एप्लीकेशन जब हुई थी तो वहां पे आपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एक टॉपिक पढ़ा था, उसकी बात करेंगे थोड़ी सी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए डाल हाँ, देते हैं उसमें। तब होता क्या Gene था? silencing। आपने देखा कि एक टोबैको प्लांट था। कौन था? टोबैको का प्लांट था। यस सर। टोबैको प्लांट की जो लीफ होती है हमें वही चाहिए होती, तंबाकू की पत्तियां ही। लेकिन अगर एक ऐसा निमेटोड आ जाए, कौन आ जाए बेटा? निमेटोड, निमेटोड जिसका नाम है मिलोइडी गाइनी इंटरवेनिशिया, ठीक है। ये क्या करेगा? ये इनकी रूट्स को खा जाएगा बच्चा। जब इनकी रूट्स को ये खा जाएगा तो क्या होगा? इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, हमारा काम तो बेकार हो गया। तो इस पेस्ट से रेजिस्टेंट देना था किसको? इस प्लांट को। कैसे दें? हमने देखा कि जो पेस्ट है हमारा, इस पेस्ट की खासियत ये है कि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का आरएनए है जो प्रोटीन बनाएगा। हमें अगर उसके जैसा आरएनए मिल जाए कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इस आरएनए के साथ में दूसरा आरएनए ऐसे आके जुड़ जाए, तो वो क्या कर देगा? इस आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देगा, और आरएनए से प्रोटीन ना बनना उस जीन को क्या कर देता है? साइलेंट कर देता है, चुप कर देता है। इसे कहते हैं जीन साइलेंसिंग। और ऐसा क्यों कर रहा है? आरएनए इंटरफेरेंस से कर रहा है, आरएनए में इंटरफेरेंस कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है। नहीं समझे बात को? तो हम ऐसा आरएनए ढूंढे जो इसका कंप्लीमेंट्री हो। अब इसको ढूंढने के लिए वो क्या कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे वायरसेस हैं, वहां से निकाल सकते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेते हैं। क्या लेते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो आरएनए बनाएगा कंप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेंगे, आरएनए लेंगे, ठीक है। और ये आरएनए जो है जब हमारे अंदर जाएगा, इसके अंदर जब जाएगा तो वहां पे सेंस और नॉन सेंस बनाएगा, सेंस और एंटी सेंस बनाएगा, और वो इससे जाके जुड़ जाएंगे। जुड़ने में क्या करेंगे? उसको कट कर देंगे। जहां पे जाके कट करे जाएगा वो स्लाइसर्स होते हैं। हमने आपको बायोटेक्नोलॉजी के जब पूरा पढ़ाया है तो वहां एक एक स्टेप बताया है कि कैसे हो। तो स्लाइसर्स जो होते हैं उसे कट कर देते हैं। अब क्वेश्चन आया कि साहब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाले कहां? इसके अंदर डालें कि प्लांट के अंदर डालें? तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है हम ऐसा डीएनए डालेंगे प्लांट में जो आरएनए बदल जाए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना ले। तो हमने इसके अंदर डालना है। अब इसके अंदर डालने के लिए क्या करें? प्लांट के लिए कोई ना कोई वेक्टर होगा। तो यहाँ वेक्टर कौन लेंगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या ट्रांसपोजॉन, ठीक है। जंपिंग जीन जी,
तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के थ्रू हम इसको अंदर डाल देंगे। ये आपको आरएनए जीनोम मिलेगा कहां से? वायरस से मिल सकता है या ट्रांसपोजॉन से मिल सकता है। और ये जो पूरा काम अपने करा, इस पूरे स्टेप को क्या कहते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग। प्लांट में तो ट्यूमर कॉजिंग ही हाँ एग्रो, तो हम क्या करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को क्या करते हैं? डिसआर्म करते हैं। उसके टी जो डीएनए है जो कि ट्यूमर कॉजिंग डीएनए, उसको हटा देते हैं, बस उसका यूज कर लेते हैं एज अ वेक्टर। समझ में आई बात? उसकी जो क्लोनिंग पावर है उसका। दूसरी बात, आरएनए टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोकैरियोट में होती है कि यूकैरियोट्स में? ये प्रोकैरियोट्स में नहीं है, ये यूकैरियोट्स में है। और ये मेथड है किसका? सेलुलर डिफेंस, यानी सेल अपने आप ही डिफेंस कर ले रही है। समझ में आई बात या नहीं? अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए पॉसिबल वाया आरएनए बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नहीं समझे बात? यही आ गई बात यहाँ, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। कोई दिक्कत नहीं? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। हाँ, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ आपको 5 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, कई बार रटवा चुके हैं, फिर से एक बार आपसे कह रहे हैं, निवेदन है मेरा कि इसे याद कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम सी। सेकंड को कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में बदलने में हेल्प करता है और FAD निकालता है। तीसरा होता है साइटोक्रोम B/C1 और चौथा कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। पॉइंट पकड़ लीजिएगा, इनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं सामने दिख रही हैं आपको। मोबाइल कैरियर जिसको कहते हैं C, साइटोक्रोम C, ये मोबाइल कैरियर देखिए, यहां से मूव करके यहां आ गया साइटोक्रोम C। प्लांट में हमारा UBQ नॉर्म है। हाँ, और हम आपको इससे पहले की जो लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 था, उसमें भी ये हम आपको पूरा सीक्वेंस बता चुके हैं। आप अगर देखना चाहिए तो वहां से भी देख सकते हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। तो आपका कौन सा सेकंड वाला कौन सा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और हम आपको इस एंजाइम के बारे में भी बता चुके हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहां मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। बाकी सारे हाँ, ये क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करता है। क्रेब्स साइकिल के बाकी सारे एंजाइम कहां मिलेंगे? मैट्रिक्स में। लेकिन ये कहां मिलेगा? इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ गया सेकंड का, क्या होता है दूसरा नाम? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तेजी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाइल्ड ट्राइम, देखिए एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक बच्चा है, वो एनालिसिस कर रहा है, और एनालिसिस कर रहा है किसी एक टिश्यू की, और उसका पूरा एक टीएस काट लिया उसने एक एनिमल का, ठीक है। और उसने क्या करा, एक एडल्ट एनिमल लिया है, ऑब्जर्व करता है एक कैविटी को, क्या एक कैविटी को ऑब्जर्व करता है, प्रेजेंट इन द मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल, बट नो मेसोडर्मल टिश्यू एज वाज ऑब्जर्व्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि जो बॉडी है, इस बॉडी में ये बीच वाली तो एलिमेंट्री कैनाल होती है। उसने कहा कि कैविटी जो है उस पे मेसोडर्मल टिश्यू, उसको यहां तो दिख रहा है, बाहर की तरफ तो दिख रहा है, लेकिन इस तरफ नहीं दिख रहा है मेसोडर्मल टिश्यू। ठीक है, अब समझिए जरा बात को, नहीं दिख रहा है ना, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सीलोम। ऐसे सीलोम को क्या कहेंगे? सीलोम बेसिकली होती बॉडी कैविटी। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? अब आप समझिए 3 तरीके की सीलोम होती है एनिमल्स में, और इसी के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ठीक है सर। ये जो आपकी बॉडी कैविटी है, इसमें यहां आपको कोई बॉडी कैविटी नहीं मिल रही है। आप सी वाले में देखिए, एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो सी वाले में आपको कोई भी बॉडी कैविटी नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप इसको ए वाले पे शिफ्ट करोगे, तो जो मीजोडर्म है, वो मीजोडर्म, ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 होती हैं। मीजोडर्म से कोई भी आपको अंदर कैविटी नहीं मिली, लेकिन यहां देखिए मीजोडर्म बीच से स्प्लिट हुई और यहां एक कैविटी बनाई, जिसमें आप देखिए एलिमेंट्री कैनाल की तरफ भी आपको मीजोडर्म मिल रही है और बाहर भी आपको मीजोडर्म मिल रही है। बट जो स्यूडोसीलोम है इसमें नहीं। हाँ, जब आप स्यूडोसीलोम की बात करोगे तो इसमें आपको कहीं कहीं तो पैचेस में मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, और वो यही तो कह रहा है कि कहीं मिल रही, कहीं नहीं दिख रही है, वो पैचेस में मिल रही है। नहीं समझे बात को? आंसर में मैच कर लिया, स्यूडोसिलोमेट है। अब इसके अब देखिए, तो सबसे पहली बात, बॉडी कैविटी यानी सीलोम कहां से बनती है? मीजोडर्म से राइज होती है। ठीक है, और दूसरी बात, ये 3 तरीके के हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, एसिलोमेट, सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट।
और इनके एग्जांपल्स आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इस साल ऐसे बन जाए कि सीलोमेट कौन कौन से होते हैं, तो एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक, यस सर। इसके अलावा सीरोसिलोमेट में से हाँ, होते हैं। स्यूडोसिलोमेट में एक नाम आएगा एस्की हेलमिंथिस, सिर्फ और सिर्फ एक ही है एस्की हेलमिंथिस, एस्केरिस वगैरह स्यूडोसिलोमेट। आर्सिलोमेट और एसिलोमेट में आपके प्लेटी हेलमिंथिस और इसके नीचे के हाँ। प्लेटी हेलमिंथिस और इसके नीचे के साथ हमारा एसिलोमेट। पोलिफेरा, हाँ, पोलिफेरा, टिनोफोरा और ये प्लेटी, ये आपके हो गए एसिलोमेट। क्लियर है मेरी बात या नहीं? तो अब इसमें आंसर क्या जाएगा, वो कह रहा है भाई साहब मीजोडर्म बाहर बाहर दिख रही है, अंदर नहीं दिख रही है, तो कौन सा होगा, स्यूडोसिलोमेट। क्लियर है क्वेश्चन? बढ़िया था। शाइजोसिलोम और एंटीरोसिलोम ये भी होते हैं दो तरीके के, यानी कि आप में ये स्प्लिट कैसे हो रही है उसके हिसाब से नाम आते हैं दो, शाइजोसिलोम और एंटीरोसिलोम। और अगर आपको ये पढ़ना है तो आप जाए मेरे फुल लेक्चर्स के ऊपर, और वहां हमने आपको एनिमल किंगडम जहां पढ़ाया वहां हमने पढ़ाया है ये। ठीक, आते हैं इधर 52 के ऊपर। कह रहे हैं साहब आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, और फ्लोरल फॉर्मूले में अगर ये प्लस का स्ट्रैंड है जाइगोमॉर्फिक के लिए और माइनस स्ट्रैंड करता है इंफीरियर ओवरी के लिए, जी पर प्लस नीचे। जाइगोमॉर्फिक के लिए ये कहां होता है? जाइगोमॉर्फिक के लिए अगर नहीं, ये तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है। हां, ध्यान से देखिए, जाइगोमॉर्फिक पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, हाँ। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर ये बना हुआ है, आपको फ्लोर फॉर्मूला पता है? जी। फ्लोर फॉर्मूला पता है? किसी भी फ्लावर के अंदर कैसे कैलिक्स है, कैसे सेपल है, कितने वॉल्स हैं, ये सारी चीजों को एक साथ मिला के वो कर देता है फ्लोरल फॉर्मूला में, आप वो पढ़ सकते हो। और फ्लोरल डायग्राम देखोगे तो भी नीट 2024 में फ्लोरल डायग्राम आया था, नीट 2025 में फ्लोरल ये फॉर्मूले के ऊपर आ गया। अब एग्जांपल आ गया। ठीक है, और अब तो हो सकता है एग्जाम्पल आएंगे, तो हम सारी चीजें यहाँ लिखे हुए हैं। तो कह रहे हैं अगर आपने कहा एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दो तरीके के होते हैं, यहां इसकी पहले लाइंस पढ़ लें फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कह रहे हैं फ्लोरल फॉर्मूले में अगर ये कह रहे हैं प्लस बना हुआ है तो ये जाइगोमॉर्फिक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है जाइगोमॉर्फिक है। और दूसरी बात कह रहा है कि अगर जी के नीचे ये लगा हुआ है तो ये कह रहा है ये इंफीरियर ओवरी है, नहीं, ये भी इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर हो। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है, दोनों गलत है। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट में ये जो अगर निशान है ये एक्टिनोमॉर्फिक का है और ये सुपीरियर ओवरी का है, यानी दूसरा इसके जस्ट ऑपोजिट हाँ, है। ये बिल्कुल सही है। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही, एक सही या कोई नहीं सही? बी वाला सही है, एक सही है और एक गलत है। और कौन सा सही है ये आंसर आपको पता है, बहुत बच्चा भी जानता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक का ये होता है, जाइगोमॉर्फिक के लिए ये होता है। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक का है। सुपीरियर ओवरी अगर नीचे लगाएंगे तो ओवरी ऊपर चलेगी, सुपीरियर ओवरी अगर ऊपर लगा देंगे तो इंफीरियर ओवरी। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? तो ये बात, इसकी सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट गलत, सेकंड सही। ये 2-3 बार ऐसा ऑप्शन मिल चुका है आपको 25 में। आइए अब इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल से पूछे जा सकते हैं, तो एग्जांपल्स हमें याद होना चाहिए। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड और मस्टर्ड, धतूरा, चिली, एमसीडी वाले हैं। ठीक है, दिल्ली में, मुंबई, कैंडी टफ्ट भी एमसीडी, ठीक है, कहां लिखा? मस्टर्ड, धतूरा, चिली। उसके बाद पी गुलमोहर, बीन, कैसिया, पी गुलमोहर, बीन और कैसिया, ये हो गए आपके जाइगोमॉर्फिक। ठीक, और एसिमेट्रिक में आपका आ जाता है कान। ठीक है, एसिमेट्रिक होगा तो क्या समझ में आई? अब आ जाते हैं ओवरी के ऊपर। ओवरी में अगर हम बात करते हैं तो अगर कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गार्निशियम ओवरी के नीचे से निकल रहा है तो ओवरी ऊपर चलेगी, सुपीरियर ओवरी। हां सर, ठीक, हाइपोगाइनस और हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस कंडीशन। समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, सुपीरियर ओवरी को ही हाइपोगाइनस कहते हैं, इंफीरियर ओवरी को पेरिगाइनस कहते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो सुपीरियर ओवरी होती है, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, और सुपीरियर के लिए निशान ये, ओवरी ऊपर हो गई, देखिए यहाँ से पता चल रहा है। इसके बाद अगर ये एक ही रो से निकल रहा है, सब पैरेलल में निकल रहा है, यहाँ देखिए, तो इसे कहते हैं सेमी इंफीरियर, या इसे कहते हैं पेरिगाइनस। पेरिगाइनस कहते हैं इसको। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पेरिगाइनस या सेमी इंफीरियर। क्या कहते हैं इसे? सेमी या हाफ इंफीरियर। हाँ, इंफीरियर। यस सर। और अगर सारी चीजें इसके ऊपर से निकल रही, देखिए सब ऊपर से निकल रही हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एपिगाइनस या इंफीरियर। हाँ, इंफीरियर।
आप देखिए इसके लिए कंडीशन आ जाती है ये, Yes, sir. यानी अब ओवरी नीचे चलेगी, सारी चीजें ऊपर से निकल गई। क्लियर है? एग्जांपल्स देखिए फटाफट। हाइपोगाइनस कंडीशन के एग्जांपल्स हो गए मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। जी ठीक, Marlin सुपीरियर Superior ओवरी के क्या हो गए? मस्टर्ड, Plum. चाइना रोज और अगर आपका पेरीगाइनस ओवरी है Plum तो rose, उसमें आ गया पीच प्लम रोज, पीपीआर। ठीक है, पीपीआर हो गया पीच प्लम रोज, तो ये आपका कौन सा हो गया? पेरीगाइनस। और लास्टली आ गया एपिगाइनस, इसमें आ जाता है आपका गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। हाँ। सनफ्लावर में दो होते हैं, रे फ्लोरेट्स और और डिस्फ्लोरेट्स। disflorets। तो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो कैसे हैं? आपके एपिगाइनस कंडीशन शो करते हैं। तो हमारा आंसर तो आपको पहले ही बता दिया हमने, एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन बी zygote। कह रहे हैं इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो इकोसिस्टम के ऊपर 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं 25 में ही। मतलब आप अगर थोड़ा सा फोकस करो तो पेपर बहुत रद्दी बना हुआ था, लेकिन लोगों ने इसको हाइप इतनी दी है कि भाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आप देखिए एक एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। वो डाइवर्सिटी कहां से ला रहे हैं? वो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठा लिए उन्होंने। अभी एवोल्यूशन इकोसिस्टम इससे पहले पहले एवोल्यूशन आया नहीं ढंग से। इवल क्वाड्रेट वाले से हुआ और उससे पहले भी हो गया, डाइवर्सिटी वाले में भी। मतलब उन्होंने चैप्टर्स जरा से पॉइंट को ही उठाया। हाँ, जिन पॉइंट पे रखे थे उसी से दूसरा क्वेश्चन भी बना दिया। आते हैं। इकोसिस्टम दे रहे हैं। कह रहे हैं इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सही है। देखिए आपने कहा सूरज है, हाँ सूरज से सारी किरणें आई, प्लांट को गई। प्रोड्यूसर, प्लांट यानी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, Secondary सेकेंडरी कंज्यूमर, Tertiary टर्सरी या टॉप कंज्यूमर। समझ में आई? तो इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो चल रहा है। 10% रूल। हाँ 10% लॉ है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, बिल्कुल सही। लेकिन कुछ जगहों पे भी वो एक्सेप्शन लेंगे ओशंस वगैरह का, ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स का ले लेंगे, तो छोड़ दो उसको। एक तो नॉर्मल चल ही रहा है। दूसरा कह रहा है इकोसिस्टम एक्सेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ। आज तक दुनिया में कोई चीज सेकंड लॉ से, थर्मोडायनेमिक्स से एग्जेम्प्ट हुई है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है? आपके फ्लो में वर्क डन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है। हाँ। वो कह रहा है लॉस जो हो रहा है, तो यहाँ पता ही आपको 10% लॉ है। रेस्पिरेशन में निकल हाँ, जाता है। रेस्पिरेशन में निकल जा रही है, 10% लॉ है, यानी 90 तो यही ले रहा है और 10% ही आगे जा रही है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ कह रहा है एग्जेम्प्ट हो जाता है। नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं, तो ये तो पॉइंट गलत लिखा होगा। मतलब क्या है? एग्जेम्प्ट होना मतलब तो इसके ये फॉलो नहीं करेगा, ये सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब करते हैं। कर रहा है। तो आइए यहाँ पे इसके आंसर क्या आएंगे? A is correct, B is correct. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सही बात लिखी है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट तो सेकंड इज करेक्ट। नहीं, ये तो नहीं, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। आइए इसको एनसीईआरटी की लाइंस को उठा के देख लेते हैं। तो एनर्जी फ्लो जो होता है उसके लिए इन्होंने बताया कि एक्सेप्ट अगर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम की बात करें, उसको छोड़ दो क्योंकि वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। बाकी पूरे जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर एनर्जी का एकमात्र सोर्स कौन है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक। दूसरी बात कह रहे हैं कि इस सूरज से जो रोशनी आती है वो रोशनी का सिर्फ और सिर्फ 50% ही हमें फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है, जो फोटोसिंथेसिस करा सकता है 50%, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पावर। कहाँ से 400 से लेके 400 से हाँ। 700। तो अब क्या कह रहा है, इसके अलावा 1 to 2% ही पार का फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करती है लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है। उसके अलावा कहते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर फूड चेन प्रोड्यूस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर। ठीक है। सो यू फाइंड, देखिए क्वेश्चन का आंसर, सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर। आपने देख लिया, कोई दिक्कत? No, sir. और दूसरा कह रहा है फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कह रहा है एग्जेम्प्ट गलत, नहीं एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता वैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक। तो कह रहा है नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है ना लगातार, वर्क डन, आप एनर्जी को फ्लो करा रहे हो तो उसमें एनर्जी कहीं ना कहीं तो लॉस होगी। यही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कैल्विन क्लासियस स्टेटमेंट और वाले स्टेटमेंट जो है तो उसमें रिटर्न भी ले लेते हैं। तो ये यहां से आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन वहां भी था, फिर आ गया प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक सा बनाया हुआ आपका पेपर था ये। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्टिविटी को इकोसिस्टम में कैसे मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। तो प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है? पहले तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी किस रेट से बायोमास बन रहा है, और उसको हम या तो इन टर्म ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ले लेते हैं, या एनर्जी के टर्म में किलो
कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ले लेते हैं, Second आंसर option. क्या जाएगा? सेकंड ऑप्शन है इसका। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर Year. ईयर। समझ में आई बात या नहीं? हाँ, ठीक है, आते हैं अब पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर। ये हमारा पेडिग्री एनालिसिस का ये क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, फर्जी टाइप का। ठीक है, कह रहे हैं आपको एक ये पेडिग्री दी हुई है और इस थर्ड जनरेशन में पूछ रहे हैं कि कितने लोग जो होंगे, वो जो बच्चे आएंगे, अ चाइल्ड हैव नो डिजीज एंड बीइंग, और प्रोबेबिलिटी दे रहे, पॉसिबिलिटी, फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर हैज अ डिजीज म्यूटेशन। कैरियर भी हो और उसको खुद तो डिजीज होना, इसमें से कितने होंगे? ठीक है, तो आप यहां पे देखिए, भाई बहन में क्रॉस है शायद चाहिए तो। हाँ अब देखिए यहां पहली बात देखिए, नीट ने इसका 2 क्वेश्चन मिला दिया आपको 2024 में। अगर आप देखेंगे तो वहां ये सिंबल पूछ लिया था, इस सिंबल को क्या कहते हैं? तो ये कंसेंग्यूनस मेटिंग होती है, यानी अपने रिश्तेदार बहुत ही क्लोज रिलेटिव के बीच में मेटिंग कराएंगे, तब ये सिंबल लगाते हैं। ठीक, वो हो रहा है क्लोज रिलेटिव के बीच में, आपको ये एक्सप्लेन भी कर दिया उसने यहाँ पे। यहां देखिए आप, फीमेल को डिजीज है और मेल को डिजीज नहीं है, नहीं है। बट ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में अब फीमेल फर्स्ट जनरेशन जो आती है नहीं इसमें किसी को डिजीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल क्या है, कैरियर है। यहाँ किसी को भी डिजीज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कैसी टाइप की? रिसेसिव टाइप की डिजीज, डोमिनेंट तो नहीं है। ठीक है, तीसरे वाले में आइए तो यहाँ मेल को फिर हो जाती, तो मेल और फीमेल दोनों को डिजीज हो रही है। ठीक है, तो अब सेक्स डिटरमिनेंट नहीं है। हाँ, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो फीमेल टू मेल जा रही है, तो अब ये सेक्स लिंक्ड हो गई। अब यहां पे बात आती है कि हम इसका क्रॉस करके देख लें। यहां आपके क्या कह रहा है, थर्ड जनरेशन किससे बन रही है? तो ये बन रही है एक्स, हम मान लेते हैं हीमोफीलिया मान लो या क्लब ब्लाइंडनेस लो, जो भी मान लो, हीमोफीलिया मान लो, एक्ससी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्ससी एक्स जाएगा और यहाँ एक्ससी वाई। क्लियर है? तो एक्स सी वाई और एक्स सी एक्स के बीच में आपने क्रॉस करा दिया। यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स सी एक्स सी, एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स और यहाँ एक्स वाई। वो क्या पूछ रहा है? 2 को डिजीज है, एक कैरियर है और एक नॉर्मल है। एक को डिजीज है, हाँ ये लड़के को भी डिजीज है, हाँ, और ये कैरियर है और ये नॉर्मल है। वो कह रहा है फाइंड आउट हैविंग डिजीज, हैविंग नो डिजीज, लेकिन कैरियर है। तो नो डिजीज और कैरियर है, तो वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक है। एक ही तो है, 2 तो डिजीज वाले हो गए, एक ही तो ऐसा है जो कैरियर है और उसको डिजीज नहीं है। हाँ। एक ही तो दिख रहा है, तो 1 आउट ऑफ 4। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बहुत इजी था। ये पूरा हम भूल गए कैसे बनता है। पेडिग्री की हमारी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, पूरी पेडिग्री एनालिसिस हमने करीब करीब 15-20 पेडिग्री एनालिसिस कराई है, शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं, तेजी से आपसे सॉल्व कराया है, आप देख सकते हो। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिए ये डायग्राम कंसेंग्यूनस मेटिंग, Yes. और इसके अलावा ये 2 डिजीज के चार्ट दिए हुए हैं। हमने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि जब कभी आपको स्किप मार जाए तो क्या होता है, तो हमारा रिसेसिव होती है, और अगर हर जनरेशन में मिल रही तो डोमिनेंट है। आप देखिए यहाँ पे आपको हर जनरेशन में मिल रही है, इस वाले में भी मिल रही है, इस वाले में मिल रही है, और ये इस वाले में, ये थर्ड जनरेशन यही है ऊपर, तो ये डोमिनेंट हो गई। और यहाँ देखिए इस जनरेशन में नहीं है लेकिन इसमें और इसमें है, ये कैसे हो गई? रिसेसिव हो गई। समझ में आई बात या नहीं? इसके अलावा मेल टू फीमेल होती है और फीमेल टू मेल होती है। इसके अलावा हमें आपको बताया, अगर फीमेल से मेल और फीमेल दोनों को जा रही है तो ये ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल कैसी हो गई? ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गई। देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ये एग्जांपल आ गया मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसके अलावा ये आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव है और सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर है? देखिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बता दिया, अगर आप चाहिए तो उसे याद कर सकते हो, यहाँ से कर भी सकते हो पेडिग्री एनालिसिस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और बड़ा ही वाहियात फर्जी सा क्वेश्चन एक दे दिया। ये नीट लेवल का तो है नहीं, बच्चा जानता है, 10th क्लास का बच्चा जानता है इसको। इलेक्ट्रॉन लेयर। कह रहा है कि आपका जो एंडोस्पर्म होता है, द सीड ऑफ सीरियल, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन पकड़िए, सीरियल्स जो होते हैं वो होते हैं मोनोकॉट। ठीक है, और मोनोकॉट में
जो आपका सीड कोट होता है वो आपके फ्रूट की वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। तो सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों एक दूसरे में जुड़ी हुई रहती हैं, याद रखिएगा। अब दूसरी बात कह रहा है कि एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर। आपका ये एंडोस्पर्म है, ठीक है, ये आपका किससे, ये एंडोस्पर्म इसके एम्ब्रियो से एक प्रोटीन रिच लेयर से अलग है। वो प्रोटीन रिच लेयर का नाम यहां इन्होंने दिया है, उसका नाम क्या है बेटा, एल्यूरॉन लेयर है। क्लियर है मेरी बात? तो ये एल्यूरॉन लेयर हो गई। और अब हम लोग इसको थियरी में लिखा हुआ यहां देख सकते हैं। सबसे पहली बात, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। द एंडोस्पर्म इज बल्की आउटर कवरिंग कैसे होती है, सेपरेट होती है, प्रोटीनेशियस लेयर एल्यूरॉन लेयर होती है, ठीक है। प्लूम्यूल, रेटिकल, कोलेप्टाइल वो सब आपको पता है। आगे आते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जिसको हम कई बार पढ़ा चुके हैं। हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जब हम लोग पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में आपके पिगमेंट सिस्टम आते हैं, और कितने ढेर सारे पिगमेंट्स हैं इनको पता करने के लिए करते क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। और पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमें क्लोरोफिल ए बी ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स इस तरीके से पिगमेंट्स मिलते हैं अरेंज करके। और उसका यहाँ पे कलर्स ये क्लोरोफिल ए का कलर जो होता है वो ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राम के ऊपर। क्लोरोफिल बी का जो होता है वो येलो ग्रीन होता है, और ज़ेंथोफिल का येलो और कैरोटीनॉइड्स का येलो ऑरेंज होता है। तो आप यहां से देख सकते हो, थर्ड है, ठीक है, क्या जाएगा, कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज हो गया। यस सर। ज़ेंथोफिल का क्या है, येलो हो गया, सेकंड, ठीक है। क्लोरोफिल ए का क्या हो गया, थर्ड वाला ब्लू ग्रीन हो गया, और क्लोरोफिल बी का फर्स्ट हो गया, है ना। अच्छा, फोर्थ जा रहा है, फोर्थ। क्लियर है? तो अपना आप आंसर बता लीजिएगा, अपने आप ही मैच कर लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। Who proposed genetic code for amino acid should be made up of 3 nucleotides? भाई साहब जॉर्ज गैमो साहब थे। जॉर्ज गैमो साहब ने, अच्छा तो खुराना ने क्या करा था? हरबिन खुराना ने तो वो दिया था तुम्हें, आगे कल्चर फ्री मीडियम में उन्होंने आरएनए बनाया था, ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस करी। तो आप जरा देखिए यहाँ पे जेनेटिक कोड के बारे में बात आती है। जेनेटिक कोड होता क्या है, सबसे पहले तो बात ये आई, सबसे पहले बात ये आती है कि जो आपका डीएनए से आरएनए बन गया था, अब आरएनए से प्रोटीन बनना था। जब आरएनए से प्रोटीन बनने की बात आई उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि यार ट्रांसलेशन करते कैसे हैं। तो अब आरएनए से प्रोटीन बनना है तो कोई ना कोई तो कोडिंग होगी, ठीक है। वो प्रोटीन बनाने की कोडिंग जो थी वो आरएनए के ऊपर उसके न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर छुपी हुई थी। तो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो AUGC टाइप के थे, वहां थाइमिन नहीं था, ठीक। अब ये AUGC इससे हम प्रोटीन कैसे बना लें, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन कितना होता है। तो आपको पता है प्रोटीन हमारा जो जितने भी लिविंग वर्ड है उसके अंदर प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ 20 एमिनो एसिड का बना हुआ है। कितने एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड का बना हुआ है। वैसे तो अमीनो एसिड बहुत है, लेकिन सिर्फ ये 20 अमीनो एसिड लिविंग वर्ल्ड में पूरा प्रोटीन बनाना है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, ठीक है। अब इस प्रोटीन से हमें क्या, इस आरएनए से प्रोटीन बनाना है, ये 20 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस कोड करना है। तो 20 अमीनो एसिड अगर एक के लिए एक करेंगे तो 4 टू द पावर 1 कर देंगे तो कितने 4 कोडॉन हो जाएंगे। यस सर। अगर 2 होते तो 4 टू द पावर 2 होता, क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल यही होते हैं, ठीक। 4 से ही बनाएंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, तो कितना जाएंगे 16। क्या 16 20 अमीनो एसिड को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं। 4 टू द पावर 3 अगर कर देंगे तो 64 हो जाएगा, जिसमें से हो सकता है कि कोड्स जो हैं एक एक अमीनो एसिड के लिए 2-2 कोड्स हो जाएं। ये कर रहा है तो जब ठीक है। और 3 जो है ऐसे कोड्स होते हैं जो कि कतई भी किसी के लिए कोड नहीं करते हैं, उन्हें स्टॉपिंग कोडन कहते हैं। UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA, ऐसे पकड़िएगा, UAA, UAG और UGA, ओकर, अंबर, ओपल, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 3 का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए? जॉर्ज गैमो साहब लेके आए। आंसर क्या है इसका? जॉर्ज गैमो, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, जॉर्ज गैमो। 60 तक चलेंगे बस। लाइसिन और अर्जिनिन 41 से शुरू किया था, 60 तक जाएंगे, 20 अमीनो एसिड, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। हिस्टोन्स आर रिच इन, देखिए आपने इस ये टॉपिक कहां से आया, देखिए ऊपर वाला और ये क्वेश्चन देखिए,
Molecular बेवकूफी देख basis रहे of हैं inheritance. ऊपर वाला मॉलिक्यूलर बेसिस, नीचे वाला मॉलिक्यूलर। पेपर बनाने वाला जो बैठा था वो तो भांग खा के बैठा था, कह रहा लाओ यही वाला क्वेश्चन एक और एक ये भी रख देते हैं, ठीक है। तो इसी में से एक क्वेश्चन और उठा Packaging of DNA से लिया। तो उठा लिया। अब हाँ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, अरे एक ही चैप्टर से उठा उठा के क्वेश्चन रख रहे हैं, एक ही टॉपिक से उठा उठा के क्वेश्चन रख रहे हैं, क्वेश्चन बना ही क्या रहा भी नहीं है? ना, हैं? एवोल्यूशन छुआ भी नहीं। अभी आएगा, आगे आएगा एवोल्यूशन, लेकिन मतलब क्या हलवा क्वेश्चन बना के रखे हैं आप देखिए। तो डीएनए जो होता है हमारा, इसको जब निकाल के देखा गया पता चला 2.2 मीटर लंबा है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, और 2.2 मीटर लंबा डीएनए रखना है एक छोटी सी सेल के अंदर। यस सर। कैसे रखें? दो कंडीशन आती है, एक तो प्रोकैरियोट की, एक यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट में स्पेशल टाइप के प्रोटीन थे, उससे लिंक करके वो रख लेते हैं, छोटा सा डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली आपको वहां सर्कुलर डीएनए मिल जाएगा, क्योंकि वहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन लेंगे किसमें? यूकैरियोट्स में। और हिस्टोन प्रोटीन लेके पॉजिटिव चार्ज ऑक्टामर होता है। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन्स 4 तरीके के होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन, और हर एक के दो ले लेते हैं। तो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स के डबलेट यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक। और उसके ऊपर डीएनए को रैप करते हैं। 1. अब जरा समझिए, एक मिनट हम अभी बता रहे हैं। तो ये जो डीएनए रैप करते हैं, तो 4 हिस्टोन प्रोटीन कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन, फास्फोरिक एसिड की वजह से। जब हमने बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था तब भी बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये कैसे होते हैं? एसिडिक है। नहीं, बेसिक बेसिक है। एसिडिक वो होता है उसकी जब उसमें नेगेटिव चार्ज एस्पार्टिक हाँ। एसिड और Negative हाँ, वो acid एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। DNA ठीक है? में phosphoric तो ये acid आपका होता है। बेसिक हो गए, ठीक। और ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। Because of पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर बन गया बॉन्ड, और ये इसके ऊपर Wrap। रैप करेगा। कितने टर्न चलता है? 1.75 टर्न, ठीक है, ठीक। 1.75 टर्न चलता है, और उसके बाद ये फिर आगे निकल जाता है। दूसरे स्टोन। यहाँ H1 टाइप का हिस्टोन है, जिसे लिंक कर डीएनए बनेगा, ये हिस्टोन। अब इस पूरे पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। H1 को हटा के न्यूक्लियोसोम कहता है, ठीक है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स रैप हो जाते हैं? 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर जो है वो इस पे रैप हो जाते हैं। तो इसी को यहाँ लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? यूकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, जिन्हें हम हिस्टोन कह रहे हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो ड्यू टू लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से आता है। और डीएनए जो रैप करता है हिस्टोन के अराउंड ऑक्टामर के, उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, और 200 बेस पेयर जो है वो एक हेलिक्स में होते हैं। और अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। कौन? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये सारे कम से कम 5 क्वेश्चन इसी में से बने हुए हैं पिछले सालों में, इसी थियरी से। इसी में हमारे हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। हाँ, फिर आगे ये यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, जिसको हम पहले Directly back heterochromatin। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टोन जो होते हैं वो एनरिच्ड होते हैं किसमें? लाइसिन और आर्जिनिन में। आंसर समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन से एंजाइम नहीं यूज होते हैं? ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यूज होता डीएनए है। लाइगेज, यूज होता है। म्यूटेज, नहीं होता है। डीएनए रिकॉम्बिनेज, नहीं होता। और पॉलीमरेज होता डीएनए है। पॉलीमरेज। होता है। ठीक है, हाँ। तो CD नहीं होता है। CD। थर्ड सर। अब जरा आपको पहले हम एंजाइम पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब जा ही रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ के जाओ। तो क्या है एंजाइम्स आपके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में हमें चाहिए होते हैं एंजाइम्स। तो जो एंजाइम्स का सीन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी में क्या काम करता है वैसे? हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, उसमें हमारा टूल है सबसे पहले एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एंजाइम्स भी कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें पहला एंजाइम जो है वो डीएनए को कट करने वाला है, और डीएनए को तोड़ने वाले एंजाइम में आ जाता है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लिएज। और एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, और ये किस टाइप के हैं? न्यूक्लियस टाइप के एंजाइम का ही चर्चा चल रही है। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस साइड से कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस बीचों बीच में कट कर देगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक जगह करना है तो Restriction रिस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आपने इसका एग्जांपल पढ़ा है इको आर फर्स्ट, ठीक है, इसका एग्जांपल आपने पढ़ रखा है इको आर फर्स्ट, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक साइट होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATC और ये कट करता है G और A के बीच। Yes sir. समझ में आएगा, स्टिकी एंड बना देगा। डीएनए लाइगेज, इसके बाद अगला एंजाइम होता है जो इसे जोड़ेगा, लाइगेज, वो हो गया लाइगेज और डीएनए लाइगेज। आरएनए को जोड़ने वाला आरएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने वाला डीएनए लाइगेज। फिर polymerase. इसके अलावा एंजाइम आएगा जो पॉलीमराइजेशन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इस सेल के अंदर से डीएनए निकालना है, सेल को तोड़ने वाले लिटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? लिटिक एंजाइम जो सेल को तोड़ते हैं, Chitinase. हाँ Cellulase. सही। सबसे पहले सेल्यूलोज, Cellulase. सेल्यूलेज जो सेल्यूलोज यानी प्लांट सेल के लिए यूज होगा। काइटिनेज फंगस, इसके अलावा काइटिनेज, ये फंगस सेल के लिए होगा। इसके अलावा अब काइटिनेज हो गया, सेल्यूलेज हो गया, इसके बाद प्रोटीएज और आरएनएज हो गया, ठीक है, प्रोटीएज और RNAs. और आरएनएज हो गया, ठीक है, खत्म सर. कोई दिक्कत, ये सारे एंजाइम है। इसके अलावा हाँ, सर. एक और एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक हाँ. एंजाइम का यूज वो करते तो हैं। हाइड्रोजन जोड़ने बॉन्ड देता काट है. देता हाँ, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जोड़ने बनने देता है, वो पी को तोड़ देता है, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये एंजाइम्स तो हो वो गए। बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है. हाँ भाई, होता है. एल्कलाइन बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ाया है, आपको बायोटेक्नोलॉजी पूरी बताया पढ़ाई है, हमने सारे एंजाइम्स बताए, सब कुछ बताया। तो ये एंजाइम्स तो यूज होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो दो एंजाइम यूज नहीं होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? म्यूटेज एंजाइम म्यूटेशन में यूज होता है। पढ़िए जरा, म्यूटेशन के लिए म्यूटेज, डीएनए रिकॉम्बिनेज, बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पढ़ा है कहीं आपने? कहीं पढ़ा है, हाँ लग रहा है. पढ़ा है कहीं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पढ़ा है? सेल डिवीजन में। और सेल डिवीजन में जब आप मियोसिस पढ़ते हो तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वहां रिकॉम्बिनेशन होता है। अच्छा हाँ, रिकॉम्बिनेज उसमें यूज होता है. वहां आपने पढ़ा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, वहां रिकॉम्बिनेज होता है सेल डिवीजन में। तो ये सी और डी नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है. समझ में आ गई बात या नहीं? इसी के साथ हम लोगों ने एक अच्छा सेशन यहाँ से कंप्लीट किया। उम्मीद कर रहे हैं आपको मजा आ गया होगा डीएनए और ये सारी चीजें पढ़ के। और इस नीट की सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे।